जी स्टूडेंट्स, बात हो रही थी कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में क्या किया जाता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डॉक्यूमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं स्टेक होल्डर्स की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, ताकि हमारे प्रोजेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें वो मिल सकें कि हमारे प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या है। यानी कि प्रोजेक्ट जो है वो क्या चाहता है हमसे, हम क्या बनाएं। ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें कहाँ से मिलेगा, और ये हमें स्टेक होल्डर से पता चलेगा कि वो जो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा होता है हमारे प्रोजेक्ट से। ठीक है। तो या प्रोजेक्ट से या प्रोडक्ट से। ठीक है। तो हमने देखना होता है कि भाई उनको की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, क्योंकि हम डेफिनेटली हम सारा काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है रिक्वायरमेंट्स भी उन्हीं की होंगी, तो हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उनसे लेनी है हमने उनको मैनेज भी करना है और डॉक्यूमेंट भी करना है और फाइंड आउट भी करना है। ठीक है। तो सर नेक्स्ट जो बात आ गई है वो डिफाइंड स्कोप की आ गई। स्कोप में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिफाइन डेवलपिंग अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि हम स्कोप में क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट की और प्रोजेक्ट की, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है हमने उसको किस तरह से करना है, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट है उसके कौन कौन से फीचर्स होंगे, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये सारा कुछ हमने डिटेल में लिखना होता है। डिटेल डॉक्यूमेंट ही बनता है आपका स्कोप का। उसके बाद जब हमारे पास ये तीन चार चीज़ें आ जाती हैं, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्लान आ जाता है हमारे पास, रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, स्कोप भी पता चलता है हमें, तो उसके बाद जब ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम उसके बाद चौथा एक काम करते हैं, वो क्या है? क्रिएट WBS। WBS क्या है? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में बेसिकली हमें प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा क्या है। ठीक है। तो उस हवाले से हम क्या करते हैं, फिर हम एक WBS बनाते हैं। WBS में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स के डिलीवरेबल्स हैं ना, बेसिकली हम उनको डिवाइड कर देते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है उसको हम यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बिग प्रॉब्लम है, या समझ लें बड़ा प्रॉब्लम एक बिग प्रोजेक्ट है, तो हम उसको सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स में या डिलीवरेबल्स जिनको हम कह सकते हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जो मैनेजेबल होते हैं। ठीक है। जिनको हम मैनेज कर सकते हैं उनमें हम डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन पर काम करना शुरू करते हैं वन बाय वन। ठीक है। तो the process of subdividing project deliverables and project work into smaller and more manageable components। क्या होता है कि हम डिवाइड कर देते हैं अपने मेन प्रॉब्लम को, मेन टास्क को, इनटू सब problems or smaller problems that can be a manageable problems या मैनेजेबल components जो मैनेजेबल होंगे। ठीक है। तो हमने यही करते हैं, हम मैनेजेबल प्रॉब्लम्स में या मैनेजेबल कंपोनेंट्स तक ले आते हैं उसको, तो उसके बाद वन बाय वन करके हम उसको सॉल्व करने शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है वैलिडेट स्कोप। वैलिडेट स्कोप में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। इसमें क्या होता है कि हमने क्या करना होता है? वैलिडेट करना होता है। बेसिकली जब एक राउंड या एक आइट्रेशन हो जाती है हमारी कंप्लीट, तो उसके बाद हमने एक्सेप्ट करना होता है। दो काम होते हैं, या तो एक्सेप्टेंस होती है या रिजेक्शन होती है। एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस में एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि वैलिडेट में क्या होता है, हम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो उन्होंने डिमांड किया होता है हम उसके मुताबिक जब हम काम करते हैं, उसके मुताबिक हम स्कोप बनाते हैं, रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, WBS बनाते हैं, उस पर फिर एक पार्ट पे हम काम करना शुरू करते हैं, एक प्रॉब्लम पे, एक स्मॉल प्रॉब्लम पे या मॉड्यूल पे या मैनेजेबल कंपोनेंट पर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब और फिर जब एट द एंड काम हो जाता है उस चीज़ पर, उस कंपोनेंट पर, तो फिर हम वो दिखाते हैं। ठीक है। और वो दिखाकर फिर एक्सेप्टेंस लेते हैं उनसे कि क्या इज इट ओके और नॉट। अगर नहीं तो फिर कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग की जाती है, या फिर सॉरी मेंटेनेंस की जाती है उसकी, यानी कि उसको बेहतर किया जाता है या फिर उसको दोबारा से बेहतर किया जाता है पहले से। ठीक है। ताकि वो एक्सेप्ट हो सके। जब वो एक्सेप्ट होता है तब हम नेक्स्ट फेज की तरफ या फिर नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ या फिर नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं। तो फिर उसके बाद आ जाता है कंट्रोल स्कोप में। कंट्रोल स्कोप में क्या होता है भाई? कंट्रोल स्कोप में द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट स्कोप एंड मैनेजिंग चेंजेस टू ए स्कोप बेसलाइन। इसमें क्या होता है भाई? इसमें ये होता है कि जो प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट जो हमारा चल रहा है और जो बन रही है, यानी प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है। तो इस केस के अंदर होता क्या है? इस केस के अंदर सिंपली ये होता है कि हमने मॉनिटरिंग करनी है अच्छी तरह से।
हमने देखते रहना कि हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या चल रहा है, हमारी प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँची है, किस तरह से किन प्रोसेसेस से गुजर के पहुँच रही है और किन प्रोसेसेस के थ्रू काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। इसके अलावा अगर तो हमें ज़रूरत पड़े तो हम स्कोप बेस लाइन जो होती है, ठीक है, जो एक मेन लाइन है बेस लाइन, जिसके थ्रू हमने काम करना होता है, मेन काम, ज़्यादा सारे काम करने होते हैं। हम अगर उसमें कोई चेंजेस करनी पड़ जाए तो हम उसको भी साथ साथ मैनेज करते रहते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल स्कोप में ये होता है कि हमने स्कोप बेस लाइन जो होती है, अगर उसको भी उसमें चेंजेस आ जाए कुछ, तो हमने उनको भी मैनेज करना होता है, यानी कि वो चेंजेस मैनेज हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट ओवरव्यू की, इस सारे के सारे प्रोजेक्ट की ओवरव्यू की, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जरा आप गौर से देखने वाली चीज़, ये जस्ट है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है, या सबसे ये इसके ना 5-6 पार्ट्स हैं। तो इन सारे पार्ट्स के अंदर वन बाय वन हम देखते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले प्लान स्कोप मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्कोप मैनेजमेंट प्लान दैट डॉक्यूमेंट्स हाउ प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट स्कोप विल बी डिफाइंड वैलिडेट एंड कंट्रोल, कि किस तरह से हमने उसको डिफाइन करना है, वैलिडेट करना है, कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें का डॉक्यूमेंट बनेगा, मार्के ठीक है। ऑफ कितने तो अभी सॉरी क्या बाकी हो भी रहा है, बचे ना कि 21 आना एक कटे या तो दो ही कटे हैं, हाँ बाकी भी पूरे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट्स, ठीक है। प्लान स्कोप मैनेजमेंट में इनपुट्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, नंबर 3 पे आउटपुट्स हैं, कि कौन कौन सी इनपुट्स आएंगी आपके पास जिनके थ्रू आपने प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट करनी है। देखें, प्रोजेक्ट चार्टर आपके पास होना चाहिए जो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन से आपको मिल रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स। उसके बाद टूल्स में आपके पास एक्सपर्ट जजमेंट आ जाती है, डाटा एनालिसिस आ जाती है, मीटिंग्स आ जाती हैं, एंड एट द एंड आपके पास स्कोप मैनेजमेंट प्लान आ जाता है, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान आ जाता है। यानी कि इन टूल्स और इन इनपुट्स को यूज़ करते हुए आप आउटपुट जनरेट करते हो और जो बन जाती है आपकी प्लान स्कोप मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप जो है आपका कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स का आता है। कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में आपके पास जो इनपुट्स हैं वो आपके पास प्रोजेक्ट चार्टर आ रहा है, प्रोजेक्ट चार्टर आ रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आ रहा है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, एग्रीमेंट्स आ रही हैं, एंटरप्राइज इन्वायरमेंट फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि जो उसके इन्वायरमेंट जिसमें वो काम कर रहा है वो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं वो आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी जो लंबी चौड़ी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उसमें क्या हो रहा है कि कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, एक्सपर्ट जजमेंट है, डाटा गैदरिंग आ रही है, ये देखें कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स है ना, तो रिक्वायरमेंट्स की जब बात हो रही है तो फिर डाटा गैदरिंग ना आए, ये कैसे हो सकता है। डाटा को गैदर किया जाएगा, डाटा को एनालाइज किया जाएगा, उस डाटा पे आप डिसीजन मेकिंग करोगे, डाटा को रिप्रेजेंट करके आप अपने जो बड़े हायर अथॉरिटीज हैं उनको दिखाओगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स और इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स वट एवर। और इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स पे उसको कम्युनिकेट करोगे अपनी टीम के साथ, और आप आपस में कंटेक्स्ट डायग्राम्स बनाएंगे, प्रोटोटाइप्स बनाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो इन सारी इन इनपुट्स को और इन टूल्स को यूज़ करते हुए आपकी जो आउटपुट आएगी, जब आप ये सारा काम कर सकोगे, तो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जब करोगे, तो जब आपके पास आउटपुट आएगी तो वो आएगी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आ जाएगी कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी इन सारी चीज़ों को लेकर जो बनेगी वो आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और फिर रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो भी एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। थर्ड में आपके पास स्कोप आ रहा है, स्कोप में आपके पास वही सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट 5 मेजर चीज़ें। और उसके बाद टूल एंड टेक्निक्स में भी वही कुछ कॉमन चीज़ें हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस भी आ गया यहाँ पे, डाटा कम्युनिकेशन वगैरह, या डाटा मेकिंग, डाटा डिसीजन मेकिंग, सॉरी, डाटा एनालिसिस, एक्सपर्ट जजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आपका जो डिफाइंड स्कोप में क्या होगा, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स, ये चीज़ें बन रही हैं आपके पास स्कोप, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके स्कोप बना रही हैं। क्रिएट डब्ल्यू बी एस, क्रिएट डब्ल्यू बी एस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं।
सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट प्लान चाहिए होता है। मैंने क्या कहा था कि सारी चीज़ें होने के बाद चौथा स्टेप जो है वो आपके पास WBS का होगा, जिसके अंदर इन सारी चीज़ों का निचोड़ होगा। तो उसमें आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आ गया, वो आपको यहाँ से मिल गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स आपको वो यहाँ से इधर उधर से मिल गए। फिर एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट फैक्टर या पहले से इनपुट्स आपके पास आ रही हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस एसेट्स जो हैं वो आ गए, एक्सपर्ट जजमेंट और डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किस लिए कि आपने उसको तोड़ना होता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने उसको तोड़ के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो स्कोप बेसलाइन आपने उसको माइंड में रखना है कि स्कोप बेसलाइन क्या होगी और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट क्या होंगे। ठीक है, और आपका WBS फेस क्रिएट होगा। नेक्स्ट फिर 5.5 वैलिडेट स्कोप में आ गया। वैलिडेट स्कोप में आपके पास इनपुट्स आ गई, मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन, वेरीफाइड डिलीवरेबल्स, वर्क परफॉर्मेंस डाटा वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई। टूल एंड टेक्निक इंस्पेक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारी चीज़ें मिला के आपका बन रहा है वैलिडेट स्कोप में। एक्सेप्टेंस डिलीवरेबल्स, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, चेंज रिक्वेस्ट और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स, ये आपके पास चीज़ें आ रही हैं। एक्सेप्टेंस डिलीवरेबल्स यानी कि एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स, कि कितने डिलीवरेबल्स में आपके पास प्रोडक्ट आएगी। फिर वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के एक जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होनी चाहिए ताकि वो एक्सेप्ट किया जा सके, वैलिडेट करना है। इसलिए चेंज रिक्वायरमेंट्स, अगर रिक्वायरमेंट चेंज रिक्वायरमेंट्स में अगर चेंजिंग रिक्वेस्ट है तो होगी। और प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे यहाँ पे। और कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल स्कोप में इसमें भी आपके पास प्रोसेस, प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वर्क परफॉर्मेंस डाटा है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स हैं, और टूल्स एंड टेक्निक्स में आपका डाटा एनालिसिस है। तो इसमें क्या है, वर्क जो आपके पास आउटपुट आएगी इसकी इस स्कोप कंट्रोल स्कोप की। तो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है, चेंज रिक्वेस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स हैं और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स हैं। ठीक है, तो स्कोप क्या रेफर टू ए प्रोडक्ट स्कोप एंड प्रोजेक्ट स्कोप, द फीचर्स एंड फंक्शंस दैट कैटेगराइज अ प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट। प्रोडक्ट स्कोप क्या होती है, वो फीचर्स या वो फंक्शंस जो कि प्रोजेक्ट को सर्विस देनी चाहिए या रिजल्ट के तौर पे प्रोडक्ट जो है वो बताए। प्रोजेक्ट क्या है कि द वर्क इन परफॉर्म टू डिलीवर अ प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट विद स्पेसिफाइड फीचर एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी काम करना है और जो भी सर्विसेज देनी है, द वर्क परफॉर्म टू डिलीवर अ प्रोडक्ट, यानी वो काम सारे के सारे जो कि प्रोडक्ट को डिलीवर करने में यूज़ होंगे या उसको बनाने में यूज़ होंगे, उसकी सर्विस में यूज़ होंगे, उसके रिजल्ट में यूज़ होंगे विद स्पेसिफाइड फीचर, यानी कि इसके जो दिए हुए फीचर्स हैं उनके साथ, तो इसको हम प्रोजेक्ट स्कोप कहेंगे। द टर्म प्रोजेक्ट स्कोप इज समटाइम्स व्यूड एज इंक्लूडिंग प्रोडक्ट स्कोप। ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोप को आमतौर पर प्रोडक्ट स्कोप भी कभी कभी बोल दिया जाता है। ठीक है, या देखा जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो सारी का सारा काम कर रहा होता है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट जो है वो कहता है कि भाई एक प्रोडक्ट है तो उसके अंदर ये अपना 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 चीज़ें होनी चाहिए, अपना अपना खूबियाँ होनी चाहिए, अपना अपना फंक्शन होने चाहिए। तो उन फलां फलां फंक्शन के ऊपर जो काम करना है ये प्रोडक्ट स्कोप के ऊपर करना है। बेसिकली वो मेक श्योर करता है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लान एंड अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड प्रोडक्ट फीचर्स वो बन सके। तो ये प्रोजेक्ट स्कोप है आपका। ठीक है, ओके। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, अब आपके पास प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट आ गई। ठीक है, इसको अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से ये वही सारी चीज़ है जो कि मैंने पिक्चर में दिखाई आपको। तो पहले इनपुट्स हैं, फिर आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, और ये आउटपुट जो है वो आपको स्कोप मैनेजमेंट प्लान और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। द की बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस इज that it provides guidance and direction on how scope will be managed throughout the project। क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना इस प्रोसेस की, ये बताई जा रही है, ये बता रहा है कि किस तरह से ये गाइड कर रहा है बेसिकली आपको, और डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरह से आपने स्कोप को मैनेज करना है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट से मिलती है।
ये चीज़ें मैंने वैसे पहले ही डिफाइन कर दी उसी पिक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल में। तो इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट है, तो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में क्या हो रहा है कि आपका जो है चार्टर जो है वो बन रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान आ रहा है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डिस्क्रिप्शन आ रही है, डेवलपमेंट अप्रोच आ रही है, ये आपने प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन में पढ़े हुए हैं थी। तो इसके अलावा एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर्स आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट एसेट्स आ रहे हैं। ये आपके एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स हैं, ठीक है। ये तीनों मिलकर आपके प्रोजेक्ट प्लान स्कोप मैनेजमेंट ला रहे हैं, और यहाँ से आपका स्कोप मैनेजमेंट प्लान बन रहा है, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान बन रहा है, और ये आपका बन चुका। एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर्स में आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आ जाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता था कि भाई एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ठीक है, वो आएगा कि किस नौयत की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केट प्लेस कंडीशन वो क्या है आपकी, ठीक है। उस हवाले से ये आपका जो है एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप मार्केट कंडीशंस में इतना है कि अगर फ़र्ज़ करें एक मोबाइल जो है, मोबाइल लॉन्चिंग, अब नोकिया को देखें, नोकिया बहुत पीछे रह चुका था, ठीक है। आजकल भी नोकिया जो है वो बहुत पीछे है, इतना आगे नहीं आया। सिर्फ वो सिम्बियन फ़ोन्स में आगे था, और आज से 10 साल पीछे चले जाएँ तब जाके वो उसकी जो मार्केट नज़र आती थी। लेकिन क्या हुआ कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं था, ना उन्होंने अपने आप को चेंज किया। उन्होंने कहा भाई हमारी बहुत मार्केट प्लेस है, बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, हम हार नहीं सकते। उन्होंने ये सोचा, और ये सोचते-सोचते वो पीछे रह गए, और एंड्रॉयड आपका आगे आ गया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको R&D भी करनी पड़ती है, और ये जो एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं जिसमें मार्केट प्लेस कंडीशन है वो आ जाती है कि आप कम्पिटिटिव पोजीशन में हो, किस पोजीशन में। अगर आप कम्पिटिटिव पोजीशन में हो तो और ज़्यादा टफ है, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को बरकरार रखना पड़ता है, उसके लिए आपको मुसलसल काम करने की जरूरत है। देखें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। आप स्टूडेंट हो तो सबके लिए ये एग्जांपल है कि अगर आप लोग टॉप कर लेते हो ना, आप में से कोई एक लड़का लड़की टॉप कर लेता है, तो बेटा टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा टॉप करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हमेशा टॉप करने वाला बंदा जो है वो कंसिस्टेंट है। एक बार टॉप करके नीचे आ गया, कभी ऊपर चले गए, कभी फिर नींद से जाग गए तो फिर टॉप कर लिया, फिर उसके बाद सो गए, फिर ऐसी कर ली, फिर सो गए, इस तरह से भी काम नहीं होता, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली आपको ये सारी चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट कंडीशंस ही हैं, मार्केट प्लेस कंडीशंस हैं, आपके कम्पिटिटिव पोजीशंस भी आ जाती हैं बीच में, और वैसे कल्चर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको हर चीज़ को आगे टेक्नोलॉजी के साथ साथ इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तब जाके ये ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं और इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ ए स्कोप मैनेजमेंट प्लान इंक्लूड प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग, यानी इसमें क्या है कि कंपोनेंट्स हैं स्कोप मैनेजमेंट प्लान का, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी, इट इंक्लूड्स प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। इसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ WBS एंड डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप WBS को क्रिएट कर रहे हो और डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बता रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे स्कोप के बारे में बताया जा रहा है, प्रोजेक्ट के स्कोप के बारे में बताया जा रहा है। और प्रोसेस में इट इन establishes how the scope baseline will be approved and maintained। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ये सारे प्रोसेसेस हैं, बेसिकली ये सारे प्रोसेसेस को हमने यहाँ पर करना है, प्लान स्कोप मैनेजमेंट में करना है। ये भी एक प्रोसेस होगा जिसमें आपने स्कोप बेसलाइन को अप्रूव करवाना है और मेंटेन भी करवाना है। फिर इसके अलावा एक ऐसा प्रोसेस है, एक और, जिसमें आपने सिंप्लीफाइज करना है हाउ फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल विल बी ऑब्टेन, कि किस तरह से आपने फॉर्मल एक्सेप्टेंस लेनी है, किस चीज़ की कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल विल बी ऑब्टेन। यानी कि जो काम आपने एक फेज में, एक आइट्रेशन में कर दिया हुआ है ना, उसके लिए कौन से पैरामीटर्स पर आपने एक्सेप्टेंस रखी हुई है कि क्या क्या प्रोडक्ट के अंदर होगा, उस आइट्रेशन के अंदर किन प्रोडक्ट के अंदर, यानी प्रोडक्ट के किस फीचर्स पे आपने काम किया, और वो फीचर्स किस तरह से काम करेंगे, उनकी कितनी
टाइमिंग हो या फिर उसकी परफॉर्मेंस कितनी हो तो वो आप एक्सेप्ट करोगे, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर आएंगी, ठीक है। तो द रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान इज अ component ऑफ project management plan that describe how project and product requirement will be analyzed, document and managed, ठीक है। दोबारा पढ़ता हूँ। The requirement management plan is a component of project management plan that describe how project and product requirement will be analyzed and documented and managed. Some organizations refer to it as a business analysis plan. तो क्या कह रहा है वो कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का, ठीक है। जिसके अंदर आप बताते हो कि भाई आपके प्रोजेक्ट की और प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और उसको किस तरह से आपने एनालाइज करना है, उसको फिर डॉक्यूमेंट करना है और उसको मैनेज करना है। क्योंकि इसको बिजनेस एनालिसिस प्लान भी कहते हैं आमतौर पे, और इसी पर सारा आपका प्रोडक्ट जो है वो खड़ी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही ठीक नहीं है, आपने रिक्वायरमेंट ही ढंग से नहीं दी, तो ज़ाहिर बात है आप कुछ और ही बना के दोगे, जो रिक्वायर्ड हो या ना हो, या फिर अधूरा रिक्वायरमेंट हो, कंप्लीट रिक्वायरमेंट हो, वट एवर किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, आप उस तरह से करोगे कंप्लीट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो ये काफ़ी है,